प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत शाबाद है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कल हमने भूगोल का बेसिक परिचय पढ़ा था और आज उसी क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसी क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का निर्माण है वो कैसे होता है, कैसे आकाशीय पिंड टूटते हैं और उसमें कैसे विस्फोट होता है और कैसे पृथ्वी का निर्माण होता है, इसको हम आज जानेंगे। तो देखें प्रिय विद्यार्थियों ये आकाशीय पिंड है और इसमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट होने के बाद में आकाशीय पिंड है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता है। ये गर्म टुकड़े हैं। इस प्रकार से छोटे-छोटे गर्म टुकड़ों में बँट जाता है। अब आप देखें कि इन जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं इनमें एक बड़ा टुकड़ा भी है, ये वाला। ये बड़ा टुकड़ा है और इसका जब नामकरण किया गया, ये कौन-सा टुकड़ा है तो इसका नामकरण में आया कि इसका नाम रखा गया सूर्य। और सबसे बड़ा होने की वजह से इन सभी का नाम एक परिवार दिया गया और उस परिवार का नाम दिया गया शोर परिवार। तो देखें शोर परिवार या शोर मंडल, शोर मंडल। और सूर्य के बाद में इससे थोड़ा-सा छोटा एक टुकड़ा और है यहाँ पर, ये वाला। इसका हम नामकरण करते हैं तो इसका नामकरण किया गया तो इसका नाम रखा गया पृथ्वी। मैं इसका बड़ा चित्र बना लेता हूँ यहाँ, पृथ्वी। अब दोस्तों ये सबसे पहले गर्म थे और अब यहाँ पर पृथ्वी को हम पढ़ रहे हैं तो ये गर्म है पृथ्वी। ये क्या है? गर्म है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये पृथ्वी क्या हो जाती है यहाँ पर ठंडी हो जाती है, ठंडी। और जब ये ठंडी हो जाती है तो इसमें देखते हैं क्या आकार बनते हैं इसके। मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये पृथ्वी है, अब ये ठंडी हो चुकी है। ठंडी हो चुकी है तो पृथ्वी एक यहाँ एक धरातल का निर्माण कर देती है और इस धरातल के चारों ओर जल का निर्माण हो जाता है। इसके चारों ओर जल का निर्माण हो जाता है। अब आप देखें दोस्तों कि पृथ्वी ठंडी होने के बाद में पृथ्वी है वो एक धरातल का निर्माण करती है और विशाल जल का निर्माण कर देती है। अब हम इन दोनों का नामकरण करते हैं तो ये जो विशाल जो जल का भंडारण है उसका हम नाम देते हैं तो इसका नाम रखा गया पेंथालासा। इसका नाम रख दिया हमने पेंथालासा। और ये जो धरातल है इसका हमने नाम दे दिया पेंजिया। इसका नामकरण किया तो क्या बन गया? पेंजिया। अब देखें दोस्तों मैं इस पेंजिया को आगे ले लेता हूँ। ये पेंजिया है, धरातल है और इसके चारों ओर विशाल जल राशि है। अब ये पेंजिया बीच से क्या हो जाता है? धँस जाता है यहाँ से। ये यहाँ से धँस जाता है। धँसने के बाद में क्या होता है दोस्तों, ये बीच से थोड़ा धँस जाता है धरातल और धँसते ही यहाँ से नदियाँ आ करके इस धँसे हुए स्थान पे गिरने लगती है और इसमें भी क्या हो जाता है? जल भर जाता है। इन दोनों के बीच में जल भर जाता है, धँसे हुए स्थान पर। यहाँ पर जल भर जाता है।
अब प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पेंजिया है उसके भी ये जो जल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है और दोनों का अलग-अलग नामकरण हो जाता है। जो ऊपर वाला है इसका नाम रखा गया लोरेशिया, इसका नाम रखा गया लोरेशिया, और जो नीचे वाला भाग है इसका नाम रखा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब ये जो 10वें भाग में जो जहाँ पर पानी भर गया, जल भर गया, उसका भी नामकरण करते हैं, तो इसका नाम रखा गया टेथिस सागर। इसका नाम रखा गया टेथिस सागर। अब देखें दोस्तों, ये जो लोरेशिया है और गोंडवाना है, भूगर्भीय हलचल के कारण ये जो लोरेशिया है, ये भी क्या हो जाता है, अलग-अलग समूह में बँट जाता है। यानी 3 समूह बन जाते हैं इसके लोरेशिया के। जैसे ये 3 समूह में बँटता है, मैं अलग से चित्र बना लेता हूँ। भूगर्भीय हलचल के कारण ये लोरेशिया 3 पार्ट में बँट जाता है या 3 समूह समूह बन जाता है, और ये जो गोंडवाना लैंड है, ये 4 में बँट जाता है, 4 में बँट जाता है। अब हम लोग इन चारों का नामकरण करते हैं, तो देखते हैं दोस्तों। देखें, ये पेंजिया और पेंजिया 2 भागों में बँटता है, जिसका एक का नाम रखा गया लोरेशिया, लोरेशिया, और दूसरे का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब जो लोरेशिया है, इसकी भूगर्भीय हलचल के कारण ये 3 भागों में बँट जाता है, जिसमें पहला भाग का नाम रखते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका, दूसरे भाग का नाम रखते हैं यूरोप, और तीसरे का नाम रखते हैं एशिया। ये लोरेशिया है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। अब गोंडवाना लैंड है, ये 4 भागों में डिवाइड हो जाता है, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। ये इस प्रकार से ये गोंडवाना लैंड के 4 पार्ट हो गए, और लोरेशिया है उसके 3 पार्ट हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो लोरेशिया और गोंडवाना के भाग भाग है, ये 7 भाग, 3 इधर से हो गए और 4 इधर से हो गए। तो ये 7 महाद्वीप कहलाए। ये है वो 7 महाद्वीप कहलाए, ये वाला। 1 नंबर महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा एशिया, और चौथा है दक्षिण अमेरिका, 5वां अफ्रीका, और छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां है वो अंटार्कटिका है। और दोस्तों, आपने 8वें जो महाद्वीप है उसका भी आपने नाम सुना होगा, जीलैंडिया का। लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया का भाग है, वो आधिकारिक रूप से उसको मान्यता नहीं दी गई है जीलैंडिया को। उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो अभी सुनने में आ रहा है कि 8वां जो है वो महाद्वीप तैयार हो रहा है। जबकि अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसको आधिकारिक दर्जा नहीं दिया गया है। ये हमने पढ़ा था दोस्तों पेंजिया,
अब हम लोग ये पढ़ेंगे पेंथालासा और टेथिस सागर। पेंथालासा। अब देखिए दोस्तों, पेंथालासा को भी हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्रशांत महासागर। दूसरा हम लोग चलते हैं अटलांटिक महासागर। तीसरा हम पढ़ते हैं हिंद महासागर। चौथा हम लोग पढ़ते हैं आर्कटिक महासागर। पांचवा हम लोग पढ़ते हैं साउथ ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। प्रिय विद्यार्थियों, पेंथालासा से 5 है वो महासागर बने और पेंजिया से 7 महाद्वीप बने और पेंथालासा से 5 महासागर बने। अब जो टेथिस सागर है उससे क्या बनता है देखते हैं। टेथिस सागर, टेथिस सागर। प्रिय विद्यार्थियों, टेथिस सागर से जो खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं वो टेथिस सागर से बनती है। मरुस्थल वो भी टेथिस सागर से बनते हैं। और एक दोस्तों, जो टेथिस सागर है, जो नदियां आई, नदियां आकर के इसे पे मतलब अवसाद इकट्ठा किया, फिर भूगर्भीय हलचल के कारण वो जो धरातल है वहां से ऊपर निकला तो उसका निर्माण हो गया हिमालय का। हिमालय, क्योंकि ये जो टेथिस सागर है वहां से पानी धीरे धीरे सूखा सूखा, फिर वहां पर नदियां आई, नदियां आकर के वहां पर कंकर पत्थर इकट्ठा करके एज एक अ, वहां पर एक अवसाद के रूप में निर्माण हो गया। उसके बाद में भूगर्भीय हलचल के कारण वो स्तर है वहां से जो ऊपर उठ करके उसका हिमालय का निर्माण कर दिया अवसाद के द्वारा। अवसाद के द्वारा। अब दोस्तों आगे चलते हैं हम। ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी में क्या होता है दोस्तों, यानी ये तो जल है और नीचे वाला स्थल है। हमारा यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों अप्रोक्ष
51 करोड़ वर्ग किलोमीटर टोटल स्थल और जल दोनों का। अब अगर हमें ये पूछ ले कि केवल स्थल का क्षेत्रफल कितना है या फिर हमें पूछ ले कि पृथ्वी के कुल जल का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों हमने पढ़ा होगा कि 71% भाग पर जल है और 29% पृथ्वी पर स्थल है। लेकिन ये दोस्तों कैसे दिया गया है देखें, ये जो है 70.8% यहाँ पर पृथ्वी पर जल है और ये वाला 29.2% स्थल है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट लगभग में हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं 71%। ये जो जो 70.8% है, 70.8% हम लोग इसको डायरेक्ट कह देते हैं 71% और 29.2% है उसको हम कह देते हैं 29%। अब हमें ये कह दे कि जल का क्षेत्रफल कितना है, पृथ्वी पर जल का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो उसको देखते हैं। पृथ्वी का जल का क्षेत्रफल, जल का क्षेत्रफल है प्रिय विद्यार्थियों 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। हमें ये कह दे स्थल का क्षेत्रफल कितना है, तो आप लिख लें पृथ्वी का स्थल का क्षेत्रफल 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आप लिख लें दोस्तों इसको 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये तो स्थल का है और ये वाला जल का है 36.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर। आगे देखें दोस्तों, अब हमें ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आयु कितनी है? तो हम बता सकते हैं 4.6 अरब वर्ष ये पृथ्वी की आयु है। हमें ये भी पूछा जा सकता है पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। हमें ये भी पूछा जा सकता है पृथ्वी का उपनाम, तो पृथ्वी का उपनाम है नीला ग्रह, नीला ग्रह। अब दोस्तों इस पृथ्वी का नीला ग्रह नाम क्यों रखा गया, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का नाम है वो उपनाम नीला ग्रह क्यों रखा गया है? जैसे दोस्तों 70.8% पर जल है, ठीक है। ये वाला। अब प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग ऊपर से सैटेलाइट्स के द्वारा हम लोग इसको अंतरिक्ष से अगर इसको हम लोग ऊपर से देखते हैं, तो ये जो जल है वो पूरा का पूरा नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, यानी पूरी पृथ्वी है वो नीली दिखाई देती है। इसलिए इसका नाम रख दिया नीला ग्रह, इसलिए इसका नाम रख दिया नीला ग्रह। तो इसलिए पृथ्वी का उपनाम क्या है? नीला ग्रह है।
आगे देखें। अब हमारे पास एक प्रश्न और आता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति। तो अलग-अलग विद्वानों ने कहा है जैसे अरस्तू के अरस्तू के अनुसार। अब अरस्तू के अनुसार हमने ये पाया अरस्तू के अनुसार गोलाकार। फिर हमने न्यूटन को पूछा, तो न्यूटन ने बताया कि इसकी आकृति है वो नारंगी के समान है। फिर हमने ये इन दोनों से कहा कि भई इसका प्रमाण क्या है कि पृथ्वी है वो इस प्रकार की है? तो इन्होंने बताया कि प्रमाण कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने अध्ययन किया है गोलाकार है, न्यूटन ने कह दिया नारंगी के समान है, किसी ने कह दिया गेंद के समान है। तो फिर हमने ये पूछा जो गणित के जो बड़े विद्वान हैं गणितज्ञ, उनसे भी पूछा, गणितज्ञों के अनुसार लघ्वक्ष के समान है। लघ्वक्ष यानी जैसे पृथ्वी ये है और ऊपर से थोड़ी-सी धँसी हुई है यहाँ से और यहाँ से भी धँसी हुई है, यानी चपटी, उसको बोलते हैं लघ्वक्ष। इसको बोलते हैं लघ्वक्ष। इसको थोड़ा-सा सही कर देते हैं, लघ्वक्ष, लघ्वक्ष। अब देखो आगे दोस्तों, विश्व के आधुनिक मानचित्र के निर्माता, तो आप लिख लें अनेक्सी मेंडर, अनेक्सी मेंडर। फिर एक लिख लो आप पृथ्वी का जो ग्लोब तैयार किया, ग्लोब की आकृति का या ग्लोब का निर्माता लिख लो डायरेक्ट भलाई, ग्लोब के निर्माता जॉन मार्टिन मार्टिन बेहम। ग्लोब के निर्माता है वो मार्टिन बेहम है और विश्व के आधुनिक मानचित्र के निर्माता है वो अनिक्सी मेंडर है। प्रिय विद्यार्थियों, बाकी की क्लास है वो कल पढ़ेंगे हम लोग। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जिंदाबाद।